Hello guys, let's start daily news day 2 and 5th November की न्यूज़ है with Vision Side kiddos to Vision Side. Let's start. So Amul and IFCO ranked world's two cooperatives. इंडिया की कंपनी है Amul and IFCO organization, and this ranking was given by ICA International Cooperative Alliance. and हमारी रैंकिंग किस में आई है? वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर में. ओके, तो कोऑपरेटिव्स इन इंडिया कौन सी? अमूल एंड इफ़को. ठीक है. इट इज़ एन मीनिंग, इट इज़ एन ऑटोनॉमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन. कोऑपरेटिव्स क्या होता है? ऑटोनॉमसली पीपल लोग आते हैं वॉल्टरली कॉमन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल नीड्स के लिए. जैसे कि अमूल में लोग आए थे, क्रेडिट करते हैं, पूल ऑफ रिसोर्स एक जगह करते हैं. एंड ये ऑर्गेनाइजेशन किसी एक की नहीं होती बल्कि पूरे कोऑपरेटिव्स की होती है. एंड जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली मेंबर कंट्रोल्ड एंटरप्राइजेज हो जाती है. ठीक है. जेनेसिस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी 1904 में ये एक्ट से हम लोग देखते हैं शुरू कहाँ से हुआ था कोऑपरेटिव सोसाइटी की डिमांड. ठीक है. क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज है? येस. एंड इट इज़ इन द स्टेट सब्जेक्ट 7 शेड्यूल के. ओके, अंडर द 7 शेड्यूल. और कौन से अमेंडमेंट्स है? 97th अमेंडमेंट 2011. 2024 के PYQs में भी देखा होगा आपने, आर्टिकल 43B. एंड ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क है. कोऑपरेटिव सोसाइटी फंक्शनिंग इन मोर देन वन स्टेट आर गवर्न बाय मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स एक्ट. इसके बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था, अमेंडेड इन 2023. पहले मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव स्टेट्स के ही अंदर होती थी, पर क्योंकि मल्टी थी तो सेंटर्स और स्टेट दोनों ही दोनों ही भिड़े रहते थे. फिर बाद में 2003 में अमेंडमेंट लाया कि MCS बनेगा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनेगी, जो कि जो कि वो कोऑपरेटिव जो कि 2 और मोर स्टेट में, जैसे कि अमूल ऑलमोस्ट पूरे राज्यों में फैला है. ठीक है. वाइल दोज इन सिंगल स्टेट आर गवर्न बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट ओनली. स्टेटस क्या है? इंडिया हैज़ मोर देन 1/4 ऑफ द वर्ल्ड कोऑपरेटिव्स. ठीक है. इंडिया के पास ऑलमोस्ट हर 4 में से एक कोऑपरेटिव्स इंडिया में बसी है. ठीक है. 8.8 lakhs ऑफ कोऑपरेटिव्स हमारे इधर है. एंड द टॉप स्टेट्स इज़ ऑफकोर्स महाराष्ट्र, फिर आता है गुजरात, तेलंगाना, मतलब मोस्टली साउथ इंडियन स्टेट्स, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना. फिर MP एंड कर्नाटका. ऑलमोस्ट साउथ इंडियन ही हैं सारे स्टेट्स, साउथ इंडियन एंड वेस्ट इंडियन. ठीक है. की इनिशिएटिव्स टू स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव्स. हमें कोऑपरेटिव्स के लिए और क्या क्या करना चाहिए? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन, जिसके बारे में 1963 में भी कहा गया है. इसको लीगली इस्टेब्लिश करना चाहिए. नाबार्ड को और रोल करना चाहिए. नहीं, मतलब हमने कोऑपरेटिव्स के लिए क्या क्या मेजर्स लिए हैं? हमने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन इस्टेब्लिश किया है, जो कि 1963 का है. नाबार्ड कोऑपरेटिव्स के लिए फाइनेंशियल एड देता है. 1982 नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट डे है. NCDC एंड नाबार्ड. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी देखता है. फिर नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें बनी हैं, हमने कोऑपरेटिव्स के लिए लाई है. ठीक है. सिर्फ कोऑपरेटिव्स नहीं, और भी देखा जाता है, बट कोऑपरेटिव्स में ये सारे रूल्स भी आते हैं. गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, दैट इज़ आमूल, आनंद गुजरात. इट इज़ अ let's study about. It is a kind of cooperative marketing society established in 1946. आज़ादी से एक ही साल पहले बन गई थी. त्रिभुवन दास पटेल के वजह से was establishing it. It covers 33 districts today, रिप्रेजेंटिंग 3.6 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर मेंबर्स. ओके. और इफ़को क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इफ़को का न्यू दिल्ली. ठीक है. एस्टैब्लिश मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी. दिस इज़ अ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, दिस इज़ अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी. ऑफ कोर्स इफ़को है ना, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव्स. देख लो, ये देखो 7 मेन प्रिंसिपल. कोऑपरेटिव्स किस पे प्रिंसिपल पे काम करती है? उसके मेंबरशिप वॉलंटरीली होती है. वो डेमोक्रेटिकली वो डेमोक्रेटिकली वर्क करती है. फिर वो ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस होता है उसमें. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी दी जाती है. कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स हमेशा बना रहना चाहिए. मेंबर्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन. ऑफ कोर्स आप सब लोग जो भी वॉलंटरीली आते हैं वो मेंबर्स इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट भी तो करते हैं. कंसर्न ऑफ कम्युनिटी, मेन कंसर्न होता है. जो भी एक समझो, मेरे पास मेरे इधर गुड़ बनाने की नहीं, गुड़ बनाने की फैक्ट्री इज़ नॉट कोऑपरेटिव्स. कोई भी एक चीज़ बनाती हूँ, मैं पापड़ ही बनाती हूँ,
में फुल ऑफ जो पापड़ बनाता है, जो बना सकता है, वो सारे लोग आ जाएंगे और हम लोग एक कोऑपरेटिव्स को खोल लेंगे. ओके, आई होप आप लोगों को कोऑपरेटिव्स के बारे में पता होगा. अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है. इंडियाज़ रोल अमिड डिक्लाइनिंग क्रेडिबिलिटी एंड परसीव्ड बायस ऑफ वेस्टर्न लेड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, इंडिया का रोल अमिड डिक्लाइनिंग क्रेडिबिलिटी एंड परसीव्ड बायस ऑफ वेस्टर्न लेड ग्लोबलाइजेशन. Of late, major global bodies in the economic, cultural, and political spheres, once seen as impartial, and are increasingly aligning with the specific interventionist strand of the US foreign policy. Almost हम देख रहे हैं कि eroding their credibility and creating legitimacy gap of the US की foreign policy के हिसाब से ही world move हो रही है. Almost आज भी हम वही देख रहे हैं. For example, US ने टैक्स लगा दिया हम पे 50, किसी पे 50%, किसी पे 35%. उस बेसिस पे ही आज इकोनॉमिक पॉलिसी सबकी शिफ्ट हुए जा रही है. दैट इज़ अ वेस्टर्न बायस ना. इंस्टीट्यूशनल बायस एंड डबल स्टैंडर्ड्स. क्या होता है? इरोजन ऑफ वेस्टर्न इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी. तो आज हम देख रहे हैं कि ये इन वेस्टर्न लेजिटिमेसी को आज हम धिक्कारेंगे. कैसे करेंगे देख लो. स्विफ्ट एंड सीवियर एक्शंस टेकन अगेंस्ट रशिया फॉलोइंग इन 2022 इन्वेजन्स ऑफ यूक्रेन. तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, वॉर हुआ, तो इसके अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट वेस्टर्न लोगों ने सैंक्शंस लगाना स्टार्ट किया. लुक एट द वेस्टर्न इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल दे वुड डू एवरीथिंग. फॉर एग्जांपल, ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ रशिया एंड बेलारूस फ्रॉम पेरिस ओलंपिक्स. डिसकनेक्शन ऑफ रशियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम स्विफ्ट से रशिया को निकाल दिया था. पेरिस ओलंपिक्स में इन दोनों को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया था. फिर डिसफंक्शनल इंस्टीट्यूशन. WTO अपेलेट बॉडी होने के बाद भी रिमेन्स डिसफंक्शनल सिंस 2019. ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपील्स पे जाती है. मतलब अगर दो कंट्रीज़ के बीच में कोई भी डिस्टॉर्शन होता है ट्रेड का, तो हम WTO में जाते हैं. अपेलेट बॉडी है ना, पर फिर भी वो उसका ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल रहता है. क्यों? क्योंकि US हैज़ ब्लॉक्ड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू मेंबर्स लीविंग द बॉडी विदाउट कोरम. WTO, यूनेस्को से तो अब हट गई है, बट इन सब WHO, इन सब पे मेजरली US का ही दबदबा चलता है, बिकॉज इट गिव्स अ लॉट ऑफ फंड ना. नॉन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन. UNSC विथ इट्स P5 मेंबर डज नॉट रिप्रेजेंट. तो हम वेस्टर्न इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी क्या देख रहे हैं कि वेस्टर्न का कहाँ कहाँ इन्फ्लुएंस हम देखते हैं. इनका तो पहले सैंक्शंस लगने में इन्फ्लुएंस रहता है. फिर ऑर्गेनाइजेशंस में ये लोग ब्लॉकेज कर देते हैं. फिर खुद UNSC में तो P5 मेंबर्स बन के बैठे हैं, तो हमेशा वीटो कर देते हैं. फिर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस. इंक्रीज ग्लोबल इंस्टेबिलिटी. पॉलिटिसाइज एक्शंस बाय ग्लोबल बॉडीज़ कैन एक्सर्सेबेट. मतलब इन सब का पॉलिटिकल एक्शन इन ग्लोबल बॉडीज़ पे जियो पॉलिटिकल टेंशन ला सकता है आज. द यूज़ ऑफ फाइनेंशियल नेटवर्क्स लाइक स्विफ्ट एज फॉरेन पॉलिसी टूल्स डिस्टर्ब ग्लोबल कॉमर्स. ऑफ कोर्स आप स्विफ्ट को चला रहे हो. स्विफ्ट इज़ अ पेमेंट सिस्टम, राइट. इसको डिस्टर्ब कर देना यानी ग्लोबल कॉमर्स को डिस्टर्ब कर देना है. रशिया सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई करता है गाइस, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, बट आप उसी को बाहर निकाल दोगे, एंड दिस इज़ नॉट राइट ना. अगर कोई दो लोग लड़ रहे हैं, एंड how could the global peace would depend on that two country only. Economic influence. Recently, India has surpassed Japan to become the world's 4th largest economy. By the way, yeah, India ka recently enhances, और India also has, what are the opportunities which India is gaining. मतलब हमें इन institutions पे तो बिल्कुल भी depend नहीं करना चाहिए. हम वैसे भी हम 4th largest economy बन रहे हैं. Enhance credibility as an impartial leader. Example, meteoric rise of India media as trusted source for reporting the Ukraine conflict. Like हम impartial leader बन के हम actually में जो हो रहा है उस पर डिपेंड करेंगे. अगर रशिया कुछ गलत कर रहा है तो हम वो भी बोलेंगे, और यूक्रेन कुछ गलत कर रहा है तो हम ये भी बोलेंगे, ना कि सैंक्शंस लगा देंगे सीधा. कल्चरल कैपिटल्स. इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी, कल्चरल सिविलाइजेशन. ऑल्सो द ईथोस वासुदेव कुटुम्बकम. हम वन अर्थ वन फैमिली पे काम करते हैं, राइट. फोकस. इंडियाज़ होस्टिंग ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट. इंडक्शन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इन G20. यानी कि ये बता रहा है कि जहाँ पे हम देख रहे हैं वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन की लेजिटिमेसी चल रही है, पावर बैटल्स चल रही है, वहीं पे इंडिया
कैसे एक वर्ल्ड लीडर बन के आ सकता है। ऑलरेडी हम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हुए जा रहे हैं, हम एक इम्पार्शियल लीडर्स भी हैं, जैसे कि हमने ऑलमोस्ट वही चीज़ रिपोर्ट्स की है जो एक्चुअली में चल रही है कॉन्फ्लिक्ट में। फिर हमारी प्रिंसिपल भी तो है वसुधैव कुटुंबकम की। और फिर हमने G20 में जब हमारी प्रेसिडेंसी थी तो हमने अफ्रीकन यूनियंस को अंडर लिया था, विच ऑल्सो मार्क्स इंक्लूसिविटी इन द कंट्री, राइट। इंडियन इंस्टीट्यूशन अमंग टॉप 100 इन QS एशिया, तो इफ़को और अमूल टॉप 2 में आ गए थे। एंड दिस इज़ सेवन इंडियन एशियंस QS एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग आ गई है 2026 की गाइज। इंडिया सॉ रिकॉर्ड राइज इन इंडियन यूनिवर्सिटी फीचर्स इन QS एशिया यूनिवर्सिटी। या वर्ल्ड यूनिवर्सिटी होती तो और कम होती। फ्रॉम 24 यूनिवर्सिटी to 294 in 2006, only behind China's 395 institution, ठीक है। 2026 में 2016 में हमने देखा था 24 इंडस्ट्रीज़ थी और आज यूनिवर्सिटीज़ थी, और आज 294 यूनिवर्सिटीज़ हमारी ऑलमोस्ट सिलेक्टेड हुई हैं। उनमें से भी की लाइट्स ऑफ द रिपोर्ट्स 5 इंडियन इंस्टीट्यूट IITs, 5 IITs, 5 ISCs, एक ISCs बैंगलोर एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसे 7 हो गए ना। 5 IITs टॉप 100 में, ओके। और पर हमारी टोटल कितनी है, 294 इंडस्ट्रीज़ QS एशिया रैंकिंग्स में भी आई हैं। IIT दिल्ली विच रैंक 59 इन दिस ईयर, मतलब 5 IITs में से सबसे टॉप कौन सा, IIT दिल्ली। इंडिया डोमिनेट्स पेपर पर फैकल्टी इंडिकेटेड विथ 5 यूनिवर्सिटी रैंक्स अमंग टॉप 10 एंड 28 अमंग, मतलब देखो डोमिनेशन, हम वो रैंक जो निकलती है, जो इंडेक्स निकलता है, उस पर बहुत सारे इंडेक्सेस रहते हैं कि इस रैंक में इस कैटेगरीज रहती है, ओके। तो हमारी इंडिया डोमिनेट्स पेपर पर फैकल्टी इंडिकेटर, पर फैकल्टी कितने पेपर्स चेक होते हैं वो, उसमें हमारी 5 यूनिवर्सिटीज़ रैंक हुई हैं टॉप 10 में। इमेजिन करो 10 में से 5 हमारी ही है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग टुक द टॉप स्पॉट फॉलोड बाय पेकिंग यूनिवर्सिटी इन सेकेंड, मतलब दोनों ही चाइना की है। जो भी टॉप 2 है वो चाइना की है, हांगकॉन्ग है नॉट चाइना, बट अगेन वो चाइना का पार्ट बन ही जाएगा कुछ सालों में। फॉलोड बाय पेकिंग यूनिवर्सिटी, ऑलराइट। नेक्स्ट about let's study about QS एशिया यूनिवर्सिटी। ऑलमोस्ट कितनी यूनिवर्सिटी, 1500 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी कवर होती है। इस बार हमारी 294 यूनिवर्सिटीज़ है, और 2016 में कितनी थी, 24 थी, ठीक है। और इंडिकेटर्स देखो का क्या होता है, इंक्लूडिंग अकेडमिक एंड एम्प्लॉयर रेपूटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो जो कि हमारे इसमें कम ही है, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क ये भी कम ही होगा, पर साइटेशंस ऑफ पर पेपर्स पर फैकल्टी, इसमें हम लोग टॉप पे है, 5 यूनिवर्सिटीज़ है। स्टाफ क्वालिफिकेशन PhDs, शेयर ऑफ इंटरनेशनल फैकल्टी, ओके। डोमेस्टिक फ्रेमवर्क्स फॉर हायर इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग इन इंडिया, तो NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे लिए, जैसे कि ये QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स है, वैसे क्या इंडिया में भी कोई रैंकिंग्स है, हाँ। हम NIRF रैंकिंग देता है, लॉन्च इन नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2015 में लॉन्च हुआ था बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फिर AIC है, ठीक है, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2010-11 में सबसे पहले यही आया था। इट कवर्स सेवरल पैरामीटर्स सच एज स्टूडेंट टीचर्स, स्टूडेंट एनरोलमेंट प्रोग्राम्स, एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, एजुकेशन, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें देखता है। आई थिंक दिस इज़ मच वैल्यूएबल रैंकिंग। उसके बाद इनिशिएटिव्स टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, दिस इज़ लाइक स्कूल लेवल रैंकिंग, दिस इज़ इंस्टीट्यूशनल लेवल रैंकिंग। एंड अब देखो हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए क्या हमने इम्प्रूवमेंट किया है, तो ये 2 रैंकिंग है हमारी, ठीक है। AISHE और NIRF रैंकिंग। AISHE 2010 का है, 2015 का NIRF रैंकिंग है। और हमें क्या किया है यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए, नेशनल एजुकेशन फॉर पॉलिसी लाई है 2020 की, जो एम करता है इंडियन एजुकेशन टू बी हॉलिस्टिक, फ्लेक्सिबल, मल्टी डिसिप्लिनरी। दिस बोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, this पूरा PDF is this one is very important. Institution of Eminence scheme, IOE schemes launched in 2017 to help select Indian university achieve world class status,
ठीक है। इस स्कीम्स के थ्रू फंडिंग दी जाती है ताकि यूनिवर्सिटीज़ अपने आप को बेटर करे, और तभी तो 2016 में 24 थी और आज 294 है। ओके, 2060। एंड देन राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा। ओके, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान लॉन्च इन 2013 टू इम्प्रूव एक्सेस इक्विटी एंड क्वालिटी इन स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है। स्वयं पोर्टल गिव्स फ्री यूनिवर्सिटी। आपको अगर आईआईटी की नॉलेज चाहिए तो स्वयं पोर्टल में फ्री क्लासेस हैं, एक्चुअली में ये रियल है। ओके, तो इसमें से हमें क्या करना है कि ये देख लो, 24 यूनिवर्सिटीज़ से हमारी 294 यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं। फिर देन हम क्या हमारी डोमेस्टिक रैंकिंग्स हैं? हाँ, हमारी है जी, NIRF है, AISHE है। फिर हमने क्या क्या किया है यूनिवर्सिटीज़ के लिए? तो नेशनल एजुकेशन लाया है, IOE स्कीम्स है जो कि यूनिवर्सिटीज़ को वर्ल्ड क्लास स्टेटस दिलाने में हेल्प करती है, स्वयं पोर्टल्स है। ओके, नाउ लेट्स डू रेलवे सेफ्टी। आज का न्यूज़ है ये, ऑल्सो ये न्यूज़ में बहुत आता है। तो छत्तीसगढ़ ट्रेन एक्सीडेंट ड्रॉज अटेंशन रिसेंटली। छत्तीसगढ़ में ट्रेन एक्सीडेंट हो गया टुवर्ड्स रेल सेफ्टी इन इंडिया। हमेशा ही होता है, पर स्टिल हमारे पास कोई इतनी बेटर कोई हमने आज तक कोई ऐसा नहीं कर पाया कि ट्रेन एक्सीडेंट्स हुआ और कुछ अभी रोक भी पाए हैं। बट ठीक है, लेट्स स्टडी फर्स्ट। देर इज़ अ डिक्लाइन, दो देर इज़ अ कॉन्सिक्यूशनल डिक्लाइन इन ट्रेन एक्सीडेंट्स। पहले 2014 में 135 था, आज जाके 31 केसेस हम सुन रहे हैं। इमेजिन करो 2014 के लोग कितना ट्रेन एक्सीडेंट सुनते होंगे न्यूज़ में, जो भी पढ़ता होगा। कॉन्सिक्यूशनल ट्रेन एक्सीडेंट्स आर वन विथ सीरियस रेपरकेशन। बाय द वे, ये 135 सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट्स की बात चल रही है, ना कि सिर्फ ट्रेन रुक गई, थोड़ी पलटी हो गई, लोग ज़्यादा मरे नहीं। कॉन्सिक्यूशनल ट्रेन एक्सीडेंट्स आर द वन विथ सीरियस रेपरकशन इंक्लूडिंग इंजरीज, लॉस ऑफ लाइफ, डिस्ट्रप्शन ऑफ रेल ट्रैफिक, दो ट्रेन ये डैमेज हो जाना, रेलवे स्टेशन, रेलवे प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाना, ये सारी चीज़ें। ठीक है। की रीजंस फॉर रेल एक्सीडेंट्स क्या होता है? पहली बात तो ट्रैक डिफेक्ट्स, पुअर मेंटेनेंस, है ना। जैसे कि गुवाहाटी बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था जब हमने इस एक्सप्रेस वे को देखा था। तो ट्रैक डिफेक्ट्स था, पुअर मेंटेनेंस था, सिग्नलिंग एरर्स। 2024 में हमने देखा था कंचनजंगा एक्सप्रेस, सामने से ट्रेन आ रही थी, इधर से भी ट्रेन आ रही थी। फिर ऑपरेशनल मिस्टेक्स, इनकरेक्ट मैनुअल सिग्नलिंग एंड स्विचिंग एरर्स, ओडिशा कोरामंडल एक्सप्रेस एक्सीडेंट। फिर लेवल क्रॉसिंग। तो क्या क्या हम देखते हैं ट्रेल एक्सीडेंट्स किस किस रीज़न से हो सकती है? पहले डीरेलमेंट्स यानी ट्रेक डिफेक्ट्स, पुअर मेंटेनेंस किया जाए, और फिर सिग्नलिंग एरर्स जब दिया जाए, फिर ऑपरेशनल मिस्टेक लाइक मैनुअल सिग्नलिंग या फिर स्विचिंग एरर्स, ये सारी चीज़ें आ जाए। फिर वेदर फैक्टर्स हो सकता है, ह्यूमन एरर फैक्टर्स हो सकता है, ड्राइवर फटीग होगा, फायर एक्सीडेंट्स हो सकता है, ये सब तो अदर्स है। ठीक है। डीरेलमेंट, सिग्नलिंग एरर, ऑपरेशनल मिस्टेक यानी जो भी सिग्नल दे रहा है उसकी मिस्टेक, इनिशिएटिव्स क्या क्या ली हमने। ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। हमने राष्ट्रीय रेल संरक्षक कोष इस्टेब्लिश किया था, to introduced in 2017-18 for replacement, renewable and upgradation of critical safety assets। ठीक है। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, इस कोष यानी एसेट्स, राइट, हमने रिप्लेस करवाने की बात की। अगर ये गाड़ी का ये पार्ट जो भी है उस चीज़ को रिप्लेस करा के सेफ्टीली सारी चीज़ें रखो। ठीक है। ये राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष में। फिर कमीशन ऑन ऑफ रेलवे सेफ्टी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन डीलिंग विद मैटर्स ऑन सेफ्टी ऑफ रेल ट्रैवल एंड ट्रेन ऑपरेशन विद इन्वेस्टिगेटरी एंड एडवाइजरी फंक्शन। ओके, कमीशन बैठी है रेल सेफ्टी की। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम विद सेंट्रलाइज ऑपरेशन ऑफ पॉइंट्स एंड सिग्नल्स टू रिड्यूस एक्सीडेंट्स ड्यू टू। फिर कवच सिस्टम होने के बावजूद भी दो ट्रेन लड़खड़ा जाती है। इंडिजीनियस डेवलप्ड ATP ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। जब भी अगर इस कवच सिस्टम की वजह से ना पता है क्या होता है कि अगर दो ट्रेन आ रही है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम को पता चल जाता है और दोनों ही ट्रेन रुक जाएगी, पर हमने ये नहीं देखा था, इसके ही वजह से अभी क्लैश हुई थी। GPS बेस्ड फॉग सेफ्टी डिवाइस लगा रहता है, अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन लगा रहता है। वाइल द रेलवेज हैव मूव्ड वेल इन अडॉप्टिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज फॉर इट्स सेफ्टी, देयर इज़ नीड टू हार्मोनाइजेशन। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सिक्यूशनल ट्रेन एक्सीडेंट्स 135 से आज के 31 तो हो गई है,
बट फिर भी हम देखते हैं रीजंस क्या देखते हैं कि ट्रेन डिफेक्ट्स होता है, पुअर मेंटेनेंस होता है, कंचनजंगा ट्रेन एक्सीडेंट, फिर उड़ीसा कोरोमंडल एक्सप्रेस वे इनकरेक्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग सिग्नलिंग की वजह से। फिर क्या हमने इनिशिएटिव्स लिया है? हाँ, हमने कवच सिस्टम इस्टेब्लिश किया है, जीपीएस बेस्ड फॉक्स सेफ्टी डिवाइस इस्टेब्लिश किया है। फिर राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष 2017-18 का ही है, रिप्लेस कर दो अपने क्रिटिकल एसेट्स को अगर नहीं चल रहा है तो। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एक्चुअली में, छत्तीसगढ़ ट्रेन एक्सीडेंट्स। एमिशन, चलो देखते हैं आप कितने न्यूज़ है। आई टोल्ड यू ना ये लंबा होता है। लास्ट लेट्स स्टार्ट। एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 आ गई है। बाय द वे इसका क्या है, एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 ऑफ टारगेट वाज रिलीज बाय यूएनईपी। ऑफ कोर्स एमिशन है, एनवायरनमेंट को ये दिक्कत होगी तो यूएनईपी। इवन द अपडेटेड नेशनल एनडीसीज प्लेजेस अंडर द पेरिस अग्रीमेंट could lead to the global temperature rise। दो NDCs हमने पेरिस अग्रीमेंट में प्लेज सबने ली थी कि हम अपनी 2 डिग्री से ऊपर जाने नहीं देंगे, पर आज हम ग्लोबल टेम्परेचर राइज कितना हो गया है, 2.3 to 2.5 डिग्री सेल्सियस तक हो गया। माई गुडनेस। द फॉल शॉर्ट, हमने पेरिस अग्रीमेंट में क्या लिया था कि वार्निंग टू वेल कि 2 डिग्री से ऊपर जाना नहीं चाहिए, 1.5 के बीच में ही रहे तो सही है, 1.5 to 2 डिग्री के बीच में ही रहे। पर आज हम देख रहे हैं कि 2.5 to 2.5 डिग्री सेल्सियस चला गया है। रोज टू 2.3 डिग्री इन 2024, रीचिंग 57.7 गीगामीटर्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। 2.3% बढ़ने की वजह से ऑलमोस्ट 57.7 गीगावाट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। टू अलाइन द 1.5 सेल्सियस टारगेट एमिशंस वुड नीड टू फॉल बाय, जितने भी एमिशंस होते हैं अगर हमको पेरिस अग्रीमेंट से अभी भी अलाइंड होना है हमारे 2 डिग्री से कम करने के लिए, तो हमें 55% कम एमिशन करना पड़ेगा, विच इज़ हार्डली इम्पॉसिबल फॉर एनी कंट्री टू डू। हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज इन GH वॉज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एंड चाइना। और सबसे ज़्यादा ग्लोबल हाउस, ऑफ कोर्स यार हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट अगर डेंसिटी में देखा जाए तो दैट इज़ अमेरिका एंड ऑल। Highest, however, per capita global emission for India remain below. I told you ना, per capita emission इंडिया का हमेशा से कम रहेगा. That is more of America's western countries, okay? तो इसमें देखो, अगर मेंस के लिए देखना है आपको तो एमिशन गैप रिपोर्ट ऑफ टारगेट इट सेज कि हमने 2 NDC साइन किए, NDC प्लेजेस लिए थे सारी कंट्री ने पेरिस अग्रीमेंट के अंदर, फिर भी आज हमारा ग्लोबल एमिशंस कितना बढ़ गया है, 2.5% तक बढ़ गया है, जो कि हमने पेरिस अग्रीमेंट में 2 डिग्री सेल्सियस तक रखने को कहा था। एंड अगर हमें अभी भी 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट तक वापस आना है तो हमें अपने एमिशंस को 55% करना है। और ग्लोबल हाउस एमिशन सबसे ज़्यादा किसका ऑब्जर्व किया गया है, हाईएस्ट ऑफ इंडिया एंड चाइना। हाउएवर पर कैपिटा में इंडिया नहीं आता, वुड नेवर कम एक्चुअली। वैभव स्कीम्स, वैभव फेलोशिप क्या है, यूनियन मिनिस्टर इंटरैक्टेड वैभव भारतीय वैज्ञानिक फेलोज़ फॉर, अगर वैभव कभी भी आ गया, वैभव का यानी वैज्ञानिक लोगों के लिए फेलोशिप प्रोग्राम है, ठीक है। और तो ये देगा कौन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 2023 में लॉन्च हुआ था। It envisages collaboration between scientists of Indian diaspora with Indian higher educational institution, universities and funded by scientific institution, ठीक है। साइंटिस्ट का कोलाबरेशन विद द एजुकेशनल फेलोशिप मेंबर्स, इसीलिए तो फेलोशिप है ना। वैभव फेलो कैन चूज एन इंडियन इंस्टीट्यूशन टू वर्क विद एंड कैन स्पेंड 2 months ईच ईयर फॉर अप टू 3 years। यू नो वॉट इट इज़ गिविंग, कि अगर कोई PhD ये सब कर रहा है फॉर एग्जाम्पल इन रिसर्च फील्ड और अ साइंटिस्ट फील्ड, तो इनको बहुत ज़रूरी है कि ये लोग अपने इंस्टीट्यूशन में काम भी करें, मतलब रिसर्च एक्चुअली में प्रैक्टिकल चीज़ें करें। तो इनको पूरा चॉइस दिया ये फेलोज़ को कि आप इंस्टीट्यूशंस में जाकर अपना काम कर सकते हो एटलीस्ट 3 साल तक, हर 2-2 महीने ईच ईयर, ओके, क्योंकि पढ़ना भी तो रहता है। 2 months ईच ईयर यानी 6 महीने 3 साल के अंदर। नेशनल कंपनी अपेलेट NC8 एनक्लैट क्या कर दिया इसने, लिफ्टेड द बैन ऑफ व्हाट्सएप फॉर शेयरिंग डेटा, ठीक है। पहले बैन था व्हाट्सएप शेयरिंग ऑफ डेटा विद मेटा प्लेटफॉर्म, ठीक है। एनक्लैट क्या होता है, सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट। एनक्लैट किसके अंदर है, कंपनीज एक्ट के है। इसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है, 8 years अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास्ड बाय एनक्लैट, ठीक है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स, इंसॉल्वेंट IBCs,
फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCIA, and then National Financial Reporting Authority under Companies Act. Then Advanced Driver Assistance System. Union government is considering mandating advanced driver assistance system in all new models of trucks and buses, including school buses. ये क्या है? ADAS क्या है जो कि स्कूल बसेस ट्रक्स में लगेगा? It is a built-in suite for coordinated technology that helps driver operates their vehicles more safely. Okay? लिडार रेडार ये सब लगा रहेगा. ओके फालतू है. क्वांटम ग्रेविटी, ब्लैक होल मॉर्सल्स, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट. उमगॉट, देखो रिवर आया है, ठीक है, मेघालय उमगॉट रिवर, ये बहुत न्यूज़ में रहता है. एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट नोन नेम बट न्यूज़ में काफ़ी है. ऑल्सो नोन एज दावकी रिवर, देवकी रिवर, known for its greenish blue crystal clear water turning into murky. ये आई थिंक सो पीटी के लिए काफ़ी सही है कि मेघालय का उमगॉट रिवर, या तो ऐसा आ सकता है कि उमगॉट रिवर कहाँ है जिसको दवकी रिवर भी कहा जाता है. इट इज़ टर्निंग ग्रीन ब्लू पिश, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ओके, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ द शिलोंग पीक, साउथवर्ड्स थ्रू दावकी, अ स्मॉल टाउन इन जैंतिया हिल्स, मेघालय का है ना, near India Bangladesh border, and finally enters into Bangladesh. ठीक है, it forms a natural boundary between Jaintia Hills and Khasi Hills. Wow, this is, I think this is an important river. जैंतिया हिल्स और खासी हिल्स के बीच में से आती है, इसको दवकी रिवर्स भी बोल रहा है. ओके, PLI schemes for specialty steel. ठीक है, यूनियन ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टील लॉन्च थर्ड राउंड ऑफ PLI ऑफ स्पेशलिटी स्टील स्कीम्स. ठीक है, अप्रूव टू एन PLI स्कीम्स क्या था? 2021 में आया था, टू एनकरेज प्रोडक्शन हाई वैल्यूज़, मतलब ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पे कम इकोनॉमी लगा के भी, मतलब आपको फालतू का लैंड्स पे या फिर कुछ और इलेक्ट्रिसिटी सेटअप दिया जाएगा आपको, और आप इजीली मैन्युफैक्चर करो ताकि मेकिंग इन इंडिया को बूस्ट होगी. ओके, इंसेंटिव्स कितना मिलता है? ऑलमोस्ट कितने % तक मिल जाता है? 4.15% ऑफ इंक्रीमेंटल सेल्स ऑलमोस्ट राइज होते जाता है. 4 to 15% ऑफ सेल्स हमने बढ़ते हुए देखा है. मैक्सिमम 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम 2025 to 26. कितने कैटेगरीज प्रोडक्ट्स को कवर करता है ये याद रख लो, 22 प्रोडक्ट्स को कवर करता है. एंड जिसमें आप स्ट्रैटेजिक स्टील भी आ गया है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. उमगॉट रिवर ये इम्पॉर्टेंट है. इसमें से 22 प्रोडक्ट्स को कवर करता है. दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. अगर वैभव स्कीम आ गया तो बस ये याद रखता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. दिस कुड बी रिटन फॉर मीन्स कि 2.3 to 2.5 डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ते हुए देखा है, पर फिर भी अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लाना है तो हमें अपने एमिशंस को 55% रिड्यूस करना पड़ेगा. रेलवे सेफ्टीज़ में भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अमूल एंड ऑल इफ़को डिप्लाइनिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, ये हम न्यूज़ में ऑलमोस्ट हर साल दिखते हैं. एंड इससे रिलेटेड मेंस में भी हमें क्वेश्चन दिखता जाता है. इसमें क्या था कि इंडिया की अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या बढ़ती जा रही हैं, कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन रहा है. फिर हम लोग जो न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं उसको, हमारी प्रिंसिपल्स भी तो है वासुदेव कुटुंबकम की. हम एक ग्लोबल लीडर बहुत इजीली बन सकते हैं, और जैसा कि हमने G20 में भी दिखाया था अपने आप को. ओके, थैंक यू.